Assalamualaikum and warm welcome to our channel Learning is Power. In today's video we will discuss the MCQs of engineering materials. We have already discussed 120 MCQs in our previous videos. Those who don't have watched can watch those videos as they are available in our playlist. These videos will help you for preparing your entry test for masters in mechanical engineering for some famous universities of Pakistan like NUST, PIAS, UET, Tesla, UET Lord, and all important ones. So simply we have come to question number 121, which is given as the following element cannot impart high strength at elevated temperature. एलिवेटेड टेम्परेचर पे इनमें से कौन से एलिमेंट में हाई स्ट्रेंथ इम्पार्ट करने की सलाहियत नहीं होती है? तो ऑप्शन ए मैंगनीज है, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी निकल और ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो एट एलिवेटेड टेम्परेचर जो हमारे पास मैग्नीशियम होता है वो हाई स्ट्रेंथ को इम्पार्ट नहीं कर सकता है। सो ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following elements result in the presence of graphite in cast iron? इनमें से कौन सा एलिमेंट which of the following elements result in the presence of graphite in cast iron? कास्ट आयरन में फ्री ग्रेफाइट की प्रेजेंस की वजह से इनमें से कौन सा एलिमेंट हमारे पास उसके रिजल्ट में बनता है? तो कास्ट आयरन में फ्री ग्रेफाइट की मौजूदगी की वजह से इनमें से कौन सा एलिमेंट हमारे पास हासिल होता है? तो ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी मैंगनीज। तो कास्ट आयरन में बच्चों अगर हमारे पास फ्री ग्रेफाइट हो तो हमारे पास सिलिकॉन जो है वो होता है। तो सिलिकॉन रिजल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ग्रेफाइट इन कास्ट आयरन। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट in this case. Next question is question number 123, which is given as white cast iron. Option A contains 1.7 to 3.5% carbon in free state and it is obtained by slow cooling of molten cast iron. Option B is also known as chilled cast iron and is obtained by cooling rapidly. It is almost non-machinable. Option C हमारे पास बच्चों है, it is produced by annealing process. It is soft, tough and easily machined metal. और ऑप्शन डी है इस white cast iron is produced by small additions of manganese in ladle. तो बच्चों जो white cast iron है इसका दूसरा नाम क्या होता है? chilled cast iron होता है और ये हमारे पास रैपिड कूलिंग के जरिए हासिल होती है और ये नॉन मशीनेबल भी होती है। सो ऑप्शन बी में इसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं। व्हाइट कास्ट आयरन हमारे पास क्या होता है? इसका दूसरा नाम चिल्ड कास्ट आयरन भी होता है और ये हमारे पास रैपिड कूलिंग से ऑब्टेन्ड होती है और ये नॉन मशीनेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 124, which is given as cold rolled steel sheets contain carbon of the order of. cold rolled steel sheets जो होती हैं उनमें हमने कार्बन का ऑर्डर बताना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो बच्चों पहले तो जो कोल्ड रोल्ड स्टील होती हैं ये आपको पता होना चाहिए क्या होती हैं। बच्चों इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ कि जो कोल्ड रोल्ड स्टील होती हैं इनकी जो होती है ऑयली फिनिश्ड होती है, सरफेस ऑयली फिनिश होती है और स्मूथ सरफेस होती है और इनके जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं। तो आप एक तो इसके क्या होता है शार्प एजेस होते हैं, एजेस इसके क्या होते हैं बच्चों शार्प। और दूसरे नंबर पे इसमें हमारे पास क्या उसका नाम है
स्मूथ इसकी सरफेस होती है और ऑयली इसकी फिनिश होती है सरफेस। तो कोल्ड रोल्ड स्टील क्या होती है, उसमें शार्प एज होता है, उसके अलावा उसमें स्मूथ सरफेस होती है, और क्या होता है ऑयली फिनिश सरफेस उसमें हमें मिलती है। तो कोल्ड रोल्ड स्टील में अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन की हम बात करें तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बच्चों हमारे पास कोल्ड रोल्ड स्टील में 0.1% होती है। सो ऑप्शन ए कोल्ड रोल्ड स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन बच्चों हमारे पास कितनी होती है 0.1%। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये ऑयली फिनिश होती है, स्मूथ इसकी सरफेस होती है, और इसके एजेस जो होते हैं वो वेरी शार्प होते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कोल्ड रोल्ड स्टील में 0.1% एंड ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is question number 125, which is given as pipes for bicyclic frames are made of। bicyclic frames के जो पाइप्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए कोल्ड रोल्ड स्टील, ऑप्शन बी हॉट रोल्ड स्टील, ऑप्शन सी हमारे पास है फोर्ज्ड स्टील, और ऑप्शन डी है हमारे पास कास्ट स्टील। तो बाईसाइकिल के जो पाइप्स, बाईसाइकिल फ्रेम्स के जो बच्चों पाइप्स होते हैं वो हमारे पास कोल्ड रोल्ड स्टील के बने होते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 125। कोल्ड रोल्ड स्टील के हमारे पास बाईसाइकिल के पाइप्स बने होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज फोर्जिंग्स क्रैंकशाफ्ट्स एक्सेल्स नॉर्मली कंटेन कार्बन अप टू। लार्ज फोर्जिंग्स क्रैंकशाफ्ट्स और एक्सेल्स में हमारे पास कार्बन कितने परसेंटेज तक हो सकती है? ऑप्शन ए 0.05 to 0.2%, ऑप्शन बी 0.20 to 0.45%, ऑप्शन सी हमारे पास 0.45 to 0.55% और ऑप्शन डी 0.55 to 1%। तो बच्चों जो हमारे पास लार्ज फोर्जिंग्स क्रैंकशाफ्ट्स और एक्सेल होते हैं उसमें कार्बन हमारे पास होती है 0.45% से लेकर 0.55% तक। तो ये आपने याद रखना है। लार्ज फोर्जिंग क्रैंकशाफ्ट और एक्सेल में हमारे पास नॉर्मली कार्बन जो होती है वो 0.45 से लेकर 0.55% तक होती है। और ये देखते हैं किस ऑप्शन में ये है, तो ये है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 127, which is given as heavy duty leaf and coil springs contain carbon of the following order। heavy duty leaf और coil spring में कार्बन का कंटेंट ही हमने बताना है परसेंटेज में, वो कितने परसेंटेज तक होता है कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन हैवी ड्यूटी लीफ और कॉइल स्प्रिंग में परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होती है? ऑप्शन ए 0.2%, ऑप्शन बी 0.5%, ऑप्शन सी 0.8% और ऑप्शन डी 1% है हमारे पास। तो हैवी ड्यूटी लीफ और कॉइल स्प्रिंग में हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास कितनी होती है? 1% होती है। तो हैवी ड्यूटी लीफ और कॉइल स्प्रिंग कंटेन कार्बन up to 1%. So option D is right in this question. Next question is tapes, dies and drills contain carbon। tapes, dies और drills में भी हमने कार्बन की परसेंटेज ही बतानी है। तो ऑप्शन ए बिलो 1.5%, ऑप्शन बी बिलो 1%, ऑप्शन सी अबव 1% और ऑप्शन डी अबव 2.2%। टेप्स, डाइस और ड्रिल्स में हमारे पास जो कार्बन होती है वो कितनी होती है? अबव 1%। ऑप्शन सी इज राइट, अबव 1%। सो ऑप्शन सी इज राइट इन दिस केस। टेप्स, डाइस एंड ड्रिल्स कंटेन कार्बन अबव 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 129, which is given as drop forging dies contain carbon of the order of। ड्रॉप फॉर्जिंग डाइज में हमने कार्बन की परसेंटेज बतानी है। तो बच्चों पहले तो हमें ड्रॉप फॉर्जिंग डाइज का पता होना चाहिए। तो जो ड्रॉप फॉर्जिंग डाइज होती है इसमें बच्चों वर्क पीस जो होता है उसमें हम डाई
वर्क पीस को हम डाई में इंसर्ट करते हैं और उसके बाद उसको हैमर करते हैं। जब हैमर उस वक्त तक हमने इसको करना है जब तक जो डाई होती है उसकी शेप वर्क पीस हासिल कर ले। और इसमें बच्चों जो लोअर पार्ट होता है उसको हम स्टेशनरी रखते हैं, यानी कि लोअर डाई स्टेशनरी होती है, और जो अपर पार्ट होता है यानी कि जिधर से हैमर मूव हो रहा होता है वर्क पीस पे, जो हैमर ड्रॉप हो रहा है अपर पार्ट से, अपर पार्ट वो होता है, यानी कि अपर पार्ट से वर्क पीस पे हमारे पास हैमर मूव हो रहा होता है वर्क पीस को डिफॉर्म करने के लिए। एक दफा फिर सुन लें बच्चों, जो ड्रॉप फोर्जिंग डाइज है वो उसमें वर्क पीस जो होता है उसको हम डाई में इंसर्ट करते हैं और फिर उसको हैमर करते हैं। हैमर उस वक्त करते हैं जब तक शेप ऑफ डाई वर्क पीस में ना आ जाए। उसके बाद हमारे पास इसमें दो हिस्से होते हैं, एक लोअर डाई यानी कि लोअर पार्ट जो होता है वो स्टेशनरी होता है, और जो अपर पार्ट होता है वो इसमें हमारे पास मूविंग है। उसमें क्या होता है अपर पार्ट में कि जो हैमर मूव कर रहा होता है वो उसको हम ड्रॉप करते हैं, यानी कि मूविंग हैमर ड्रॉप्ड ऑन टू वर्क पीस एंड टू डिफॉर्म वर्क पीस। तो ये था ड्रॉप फोर्जिंग। और जहाँ तक इसमें कार्बन की परसेंटेज का ताल्लुक है कि ड्रॉप फोर्जिंग डाइज में हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी होती है, तो ऑप्शन ए हमारे पास है 0.1 ऑप्शन ए हमारे पास है बच्चों 0.1 to 0.2%, ऑप्शन 2 है 0, ऑप्शन बी है 0.25 से 0.5%, ऑप्शन सी है 0.6 to 0.7% और ऑप्शन डी है 0.7 to 0.9%। तो ड्रॉप फोर्जिंग डाइज में बच्चों हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है 0.6 से 0.7%। ऑप्शन सी इज राइट इन दिस केस। Drop folding dyes contain carbon of the order of 0.6 to 0.7%, or drop folding dyes contains carbon of the order of 0.6 to 0.7%. Option C is right. And drop folding मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दफा फिर सुनने कि drop folding में हमारे पास जो वर्क पीस होता है उसको डाई में इंसर्ट किया जाता है और उस वर्क पीस को हैमर किया जाता है जब तक वो शेप ऑफ डाई हासिल ना कर ले। उसके बाद इसके दो पार्ट होते हैं जिसमें लोअर डाई होती है और अपर पार्ट होता है। जो लोअर पार्ट में जो लोअर डाई होती है उसका हम स्टेशनरी यानी कि साकिन रखते हैं, और जो अपर पार्ट होता है उसमें हैमर को मूव करते हैं, और वो जो मूविंग हैमर होता है वो वर्क पीस पे ड्रॉप करता है जिससे वो डिफॉर्म हो जाता है। और यहाँ तक कार्बन की परसेंटेज का ताल्लुक था तो वो 0.6 to 0.7% है। ऑप्शन सी इज राइट फॉर question number 129. Next question is question number 130. Which is the false statement about wrought iron? wrought iron के बारे में हमने false statement बतानी है। तो पहले तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि ये जो wrought iron होता है ये हमारे पास क्या है। तो बच्चों जो हमारे पास wrought iron है ये इसको हम फोर्जिंग और रोलिंग में यूज करते हैं। wrought iron को हम किस में यूज करते हैं? फोर्जिंग और रोलिंग में। और रॉट आयरन को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं? इसको हम ऑब्टेन करते हैं पिग आयरन की पडलिंग से। जब हम पिग आयरन की पडलिंग करते हैं इन मोल्टन फॉर्म तो वो हमारे पास रॉट आयरन ऑब्टेन हो जाता है। तो रॉट आयरन जो है इसमें ये एक तरह का आयरन लगाया है जिसमें लो कार्बन होती है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज इसकी आपने याद रखनी है, फिर बता देता हूँ। रॉट आयरन जो होता है ये फोल्डिंग और रोलिंग में यूज होता है। उसके अलावा ये पडलिंग ऑफ पिग आयरन से ऑब्टेन होता है, और पिग आयरन हमारे पास मोल्टन फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि ऑब्टेन बाय पडलिंग पिग आयरन वाइल मोल्टन। और ऑप्शन और इसका जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आयरन रॉट आयरन है ये आयरन का अलाय है विद लो कार्बन। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज भी आपने याद रख लेने। अब जहाँ तक क्वेश्चन का ताल्लुक है वो ये है कि जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें से हमने फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रॉट आयरन इट हैज। अब ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास ये हैं कि हाई, ऑप्शन ए हमारे पास है हाई रेजिस्टेंस टू रस्टिंग एंड कुरेन के रॉट आयरन की रेजिस्टेंस हाई होती है कुरेन और रस्टिंग के लिए। ऑप्शन बी है इसकी डक्टिलिटी हाई होती है। ऑप्शन सी है
एबिलिटी ऑफ होल्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग, कि ये प्रोटेक्टिव कोटिंग को इसमें होल्ड करने की सलाहियत होती है। और ऑप्शन डी है प्रोटेक्टिव कोटिंग मीन ये भी रस्टिंग से बचाने के लिए जो हम उसके ऊपर कोटिंग करते हैं तो उस कोटिंग को होल्ड करने की रॉट आयरन में सलाहियत ज्यादा होती है। ये ऑप्शन सी था। ऑप्शन डी में वो कह रहा है इजिली वेल्डेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के हम इजिली वेल्ड कर सकते हैं। और ऑप्शन ई है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। तो हमने बच्चों क्या बतानी थी, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी। तो रॉट आयरन के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट, ये सारी स्टेटमेंट्स बच्चों से सही हैं मास बाय ऑप्शन नंबर ए की, क्योंकि इसकी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये इसकी बारे में फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन ई इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 130। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 135. The tensile strength of wrought iron is maximum. टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रॉट आयरन मैक्सिमम होती है, कब मैक्सिमम होती है, यानी कि रॉट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ जिस वक्त मैक्सिमम होती है वो हमने बताना है कि इन विच केस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रॉट आयरन इज मैक्सिमम। ऑप्शन ए है कि अलोंग द लाइन ऑफ स्लैग डिस्ट्रीब्यूशन के स्लैग डिस्ट्रीब्यूशन की लाइंस के अलोंग रॉट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। ऑप्शन बी है परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ स्लैग डिस्ट्रीब्यूशन, स्लैग डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर जो स्लैग डिस्ट्रीब्यूशन की जो लाइंस होते हैं उसके परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रॉट आयरन मैक्सिमम होती है, या फिर वो यूनिफॉर्म होती है हर डायरेक्शन में, या ऑप्शन डी कह रहा है कि अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रॉट आयरन है बच्चों वो हमारे पास मैक्सिमम होती है अलोंग द लाइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्लैग। So option A is right. Tensile strength of wrought iron is maximum along the lines of slag distribution. The slag distribution की जो lines हैं उसके along slag distribution की lines के along जो wrought iron की tensile strength है वो maximum होती है। So option A is right for question number 131. Next question is question number 132, which is given as balls for ball bearings are made of. बॉल बेयरिंग्स की जो बाल्स होती हैं वो किस मटेरियल की बनी होती है। तो बच्चों पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज बॉल बेयरिंग। तो बॉल बेयरिंग्स हमारे पास क्या होती हैं, तो बॉल बेयरिंग्स जो होती हैं बच्चों ये हमारे पास इसमें बॉल बेयरिंग्स जो होती हैं ये बॉल्स को यूज करती हैं सेपरेशन को मेंटेन रखने के लिए बिटवीन बेयरिंग रेसेस। बॉल बेयरिंग्स क्या होती हैं, बॉल बेयरिंग्स जो होती हैं इसमें हम बॉल्स को यूज करते हैं तो बॉल्स को हम यूज करते हैं बेयरिंग रेसेस के दरमियान स्पेस को या सेपरेशन को बरकरार रखने के लिए। तो बॉल बेयरिंग्स यूजेस बॉल्स टू मेंटेन सेपरेशन बिटवीन बेयरिंग रेसेस। और बच्चों ये जो बॉल बेयरिंग्स है इसका पॉइंट नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये रोटेशनल फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं। एक तो ये है कि बॉल बेयरिंग्स में जो बाल्स होती हैं वो बेयरिंग रेसेस के दरमियान सेपरेशन को मेंटेन करती हैं, उसके अलावा ये रोटेशनल फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। और ये इसका एक और इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि ये जो बॉल बेयरिंग्स होती हैं ये रेडियल और एक्सियल जो होती है लोड्स उसको भी ये सपोर्ट करती हैं। तो आप ऑप्शन हम देख लेते हैं कि बॉल बेयरिंग्स मेड ऑफ के ये किस चीज के बने होते हैं। ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील और ऑप्शन डी कार्बन क्रोम स्टील। तो बॉल ऑफ all bearings are made of, option D is right in this case. All bearings are made of carbon chrome steel. So ball bearings की जो बाल्स होती हैं जो कि सेपरेशन को मेंटेन रखते हैं बिटवीन बेयरिंग रेसेस और रोटेशनल फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं। बॉल बेयरिंग्स क्या करती थी कि वो बाल्स जो होती हैं उनको यूज करके सेपरेशन मेंटेन रखती हैं बेयरिंग रेसेस के दरमियान और रोटेटिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं। और वो जो बॉल बेयरिंग्स होती हैं वो हमारे पास उसकी जो बाल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, तो बॉल बेयरिंग्स की बाल्स हमारे पास कार्बन क्रोम स्टील की बनी होती हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 132. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 133 which is given as malleable cast iron. ऑप्शन ए है
contains 1.7 to 3.5% of carbon in free state. Option D is maintained by cooling rapidly. Option C is produced by annealing process, or it is soft, tough and easily machined. Or option D is produced by small addition of magnesium in ladle. तो बच्चों जो मेलिबल कास्ट आयरन होती है, ये हमारे पास मेलिबल कास्ट आयरन की जो प्रोड्यूसिंग का जो प्रोसेस है वो होता है अनीलिंग। तो मेलिबल कास्ट आयरन हमारे पास किससे बनती है? वो हमारे पास अनीलिंग के प्रोसेस से बनती है। मेलिबल कास्ट आयरन इज फॉर्म्ड बाय अनीलिंग प्रोसेस। और ये क्या होती है? ये सॉफ्ट भी होती है और ये बच्चों हमारे पास टफ भी होती है और ये मशीन मेटल होती है, इजिली मशीन्ड, यानी कि इसको इजिली मशीन्ड किया जा सकता है। तो अनीलिंग प्रोसेस से ये हमें मिलती है। उसके अलावा ये सॉफ्ट होती है, टफ होती है और इजिली मशीन्ड मेटल है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 133। Next question is question number 134. Preheating is essential in welding. Preheating जो होती है वो इनमें से किस ऑप्शन के लिए essential होती है for welding? तो ऑप्शन ए है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी है ऑल नॉन फेरस मटेरियल और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो प्रीहीटिंग जो होती है वो is essential in welding. Preheating is essential in welding. तो ये किसकी वेल्डिंग के लिए essential है preheating करना? तो वो बच्चों हमारे पास कास्ट आयरन के लिए essential है। कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए essential है कि हम उसको preheat करें। तो preheating is essential in welding cast iron. Option A is right for question number 134. Next question is given as the hardness of steel primarily depends upon. हार्डनेस ऑफ स्टील बच्चों हमारे पास किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन ए परसेंटेज ऑफ कार्बन, ऑप्शन बी परसेंटेज ऑफ अलाइंग एलिमेंट, ऑप्शन सी हीट ट्रीटमेंट इम्प्लॉयड, ऑप्शन डी हमारे पास है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर और ऑप्शन ई है शेप ऑफ कार्बाइड्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन आयरन। तो बच्चों जो हार्डनेस ऑफ स्टील होती है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करती है? वो हमारे पास शेप ऑफ कार्बाइड पे डिपेंड करती है और उनकी आयरन में डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। सो ऑप्शन ई इज राइट। हार्डनेस ऑफ स्टील मेनली डिपेंड्स अपॉन प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ कार्बाइड्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 136 व्हिच इज गिवन एज स्टील मेड फ्रॉम फॉस्फेटिक आयरन इज। फॉस्फेटिक आयरन से जो स्टील बनती है वो क्या होती है? वो ब्रिटल होती है, हार्ड होती है, डक्टाइल होती है या टफ होती है? तो बच्चों जो फॉस्फेटिक आयरन से हमारे पास स्टील बनती है वो ब्रिटल होती है। ऑप्शन ए इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 136। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डक्टाइल कास्ट आयरन। डक्टाइल कास्ट आयरन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑप्शन में हमें दी गई हैं और हमने देखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी सही है। जो ऑप्शन ए देखते हैं contains 1.7 to 3.5% carbon in free state and obtained by slow cooling of molten cast iron. Option B is also known as chilled cast iron and is obtained by cooling rapidly. It is almost non-machinable. Option C is produced by annealing process. Option D is produced by small addition of magnesium ladle. Graphite is in nodular form and is well dispersed throughout the material. तो बच्चों ऑप्शन ए में वो हमें ये बता रहा है कि डक्टाइल कास्ट आयरन में हमारे पास 1.7 to 3.5% कार्बन होती है फ्री स्टेट में और ये ऑब्टेन्ड होती है बाय स्लो कूलिंग ऑफ मोल्टन कास्ट आयरन। यानी कि डक्टाइल कास्ट आयरन में 1.7 से 3.5% तक कार्बन होती है फ्री स्टेट में और ये स्लो कूलिंग ऑफ मोल्टन कास्ट आयरन से बनती है। ऑप्शन बी में वो बता रहा था कि इसका दूसरा नाम चिल्ड कास्ट आयरन है और ये हमारे पास ऑब्टेन होती है रैपिड कूलिंग से और ये नॉन मशीनेबल होती है। ऑप्शन सी में हमें बता रहा है कि ये अनीलिंग प्रोसेस से प्रोड्यूस होती है। या फिर बच्चों को हमें ऑप्शन डी में ये बता रहा है कि ये जो डक्टाइल कास्ट आयरन होती है ये स्मॉल एडिशन ऑफ मैग्नीशियम अगर हम करें लेडल में, यानी कि लेडल में स्मॉल एडिशन ऑफ मैग्नीशियम से प्रोड्यूस होती है और इसमें जो ग्रेफाइट होती है वो नोडुलर या सफेदाइडल फॉर्म में होती है और वो
क्या होती है, वेल डिस्पर्स्ड होती है थ्रू आउट द मटेरियल। तो बच्चों यही ऑप्शन डी इस केस में राइट है, क्योंकि डक्टाइल कास्ट आयरन जो होती है वो मैग्नीशियम की स्मॉल एडिशन से फॉर्म होती है लेडल में। भाई अगर हम लेडल में स्मॉल एडिशन करें मैग्नीशियम से तो उससे हमें डक्टाइल कास्ट आयरन मिलेगी, और उसमें जो ग्रेफाइट होगी वो नोडुलर फॉर्म में होगी, और क्या होगी, वो डिस्पर्स्ड होगी थ्रू आउट द मटेरियल। सो ऑप्शन डी इज राइट। Ductile cast iron is produced by small addition of ductile cast iron is produced by small addition of magnesium in ladle. Graphite is in nodular or spheroidal form and is well dispersed throughout the material. के जो हमारे पास डक्टाइल कास्ट आयरन है वो स्मॉल एडिशन ऑफ मैग्नीशियम इन लेडल में, अगर हम लेडल में स्मॉल एडिशन ऑफ मैग्नीशियम करें तो उससे हमें डक्टाइल कास्ट आयरन मिलेगी, और जो ग्रेफाइट होती है वो नोडुलर और स्फेरॉइडल फॉर्म में होता है, और वो वेल डिस्पर्स होता है थ्रू आउट द मटेरियल। सो ऑप्शन डी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 137। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 138, which is given as brass contains 70% of copper and 30% zinc. Option B 90% copper, 10% tin. Question C 85% copper and rest tin and zinc. For option D 70 to 75% copper and rest tin. तो बच्चों जो ब्रास होता है वो हमारे पास ब्रास में 70% कॉपर होता है और 30% जिंक होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। ब्रास contains 70% copper and 30% zinc. Next question is the crystal structure of brass is crystal structure of brass. तो ऑप्शन ए FCC, ऑप्शन बी BCC, ऑप्शन सी HCP, ऑप्शन डी ऑटोरोम्बिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो बच्चों जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रास होती है वो FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रास इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उसको हम FCC से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन इज राइट because crystal structure of brass is face centered cubic FCC. Next question is question number 140, which is given as the composite structure of silver solder is. silver solder की जो हमारे पास composite structure है वो क्या है। तो बच्चों पहले तो हमें पता होना चाहिए कि what is silver solder। बच्चों ये जो सिल्वर सोल्डर होता है ना, ये हमारे पास जो प्रीशियस मेटल्स हैं जैसे डायमंड और गोल्ड और इस तरह के जो प्रीशियस होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारे पास यूज होता है सिल्वर सोल्डर। सिल्वर सोल्डर जो होता है ये बेसिकली यूज टू प्रोटेक्ट प्रीशियस मेटल्स। और इसके जहाँ तक कंपोजिशन की तरलों का कंपोजिट स्ट्रक्चर का जहाँ तक सिल्वर सोल्डर्स का तरलोक है तो वो होती है ऑप्शन ए सिल्वर कॉपर जिंक, ऑप्शन बी सिल्वर टिन निकल, ऑप्शन बी सिल्वर लेड एंड जिंक, ऑप्शन डी सिल्वर कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो बच्चों जो सिल्वर सोल्डर है जो कि प्रीशियस मेटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, तो इसकी जो कंपोजिट स्ट्रक्चर होती है वो हमारे पास सिल्वर कॉपर और जिंक होती है। कंपोजिट स्ट्रक्चर ऑफ सिल्वर सोल्डर इज सिल्वर कॉपर एंड जिंक। क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर राइट आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि कंपोजिट स्ट्रक्चर ऑफ सिल्वर सोल्डर इज सिल्वर कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 141, which is given as which one of the following metal would work harden more quickly than the other। के इनमें से कौन सी मेटल है जो कि ज्यादा वर्क हार्डन होती है। ठीक है, जो कि वर्क हार्डन क्विकली होती है दूसरों से। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है ब्रास, ऑप्शन सी सिल्वर और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो बच्चों जो हमारे पास ऑप्शन बी है वो इस केस में राइट है, क्योंकि जो ब्रास होती है वो क्विकली वर्क हार्डन होती है देन कॉपर सिल्वर एंड brass, then copper, silver and aluminum. So option B is right because brass is quickly work harder than copper, silver and aluminum. So option B is right because brass is quickly work hardened.
Next question is question number 142, which is given as a specimen of aluminum metal when observed under microscopic view shows कि अगर हम एल्यूमिनियम मेटल का कोई स्पेसिमन लें और उसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखें तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास कौन सा होगा। तो उसका बच्चों हमने स्ट्रक्चर बताना है एल्यूमिनियम मेटल का जब हम उसको माइक्रोस्कोप के जरिए वॉच करें, माइक्रोस्कोप के जरिए जब हम उसको देखें। तो ऑप्शन ए BCC क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए BCC क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी FCC क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी HCP स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी में हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये ऑप्शन डी में, ऑप्शन सी में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और ऑप्शन डी में HCP स्ट्रक्चर। तो एल्यूमिनियम का जो स्पेसिमन होता है अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू करें तो वो हमें क्या देगा, कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर देगा, वो हमें FCC ऑप्शन बी A specimen of aluminium metal when observed under microscopic view shows FCC. So specimen of aluminium metal when observed under microscope shows FCC crystal structure. Option B is right in this case. Next question is question number 143, which is given as the usual composition of soldering alloy. soldering alloy की जो usual composition होती है वो हमने बतानी है। ऑप्शन ए में हमारे पास tin, lead and small percentage of antimony, ऑप्शन बी tin and lead, ऑप्शन सी tin and copper और ऑप्शन डी हमारे पास है tin, lead and silver। तो बच्चों जो हमारे पास सोल्डरिंग अलाय होती है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास टिन, लेड और स्मॉल परसेंटेज ऑफ एंटीमनी। ऑप्शन ए इज राइट। द यूजुअल कंपोजिशन ऑफ सोल्डरिंग अलाय इज टिन, लेड एंड स्मॉल परसेंटेज ऑफ एंटीमनी। आंसर ए इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 133। ऑप्शन ए इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 143, which was tin, lead and small percentage of antimony are the usual composition of soldering alloy. Next question is question number 144, which is the second last question of today's video, and it is given as Admiralty brass. Admiralty brass used for steam condenser tubes contains copper and zinc in the following ratio. एडमाइरल्टी ब्रास बच्चों, ये एडमाइरल्टी ब्रास जो होती है जो कि हम स्टीम कंडेंसर ट्यूब में यूज भी करते हैं उसमें कॉपर और जिंक की वो रेशियो बोझ है। तो कॉपर और जिंक की रेशियो जो एडमाइरल्टी ब्रास होती है, कॉपर और जिंक की रेशियो एडमाइरल्टी ब्रास में कितनी होती है। ऑप्शन ए 50:50, ऑप्शन बी 70:30, ऑप्शन बी बच्चों हमारे पास है 30:70, ऑप्शन सी हमारे पास 40:60 और ऑप्शन डी है 70:30। तो बच्चों जो एडमाइरल्टी जो ब्रास होती है, एडमाइरल्टी ब्रास जो कि हम स्टीम कंडेंसर में यूज करते हैं उसमें हमने कॉपर और जिंक की जो रेशियो होती है वो हमारे पास कितनी होती है, वो हमारे पास बच्चों होती है 30:70। ऑप्शन बी इज राइट, 30:70। एडमाइरल्टी ब्रास में हमारे पास कॉपर और जिंक की रेशियो 30:70 होती है और ये हम स्टीम कंडेंसर ट्यूब में इसको यूज भी करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज Korean resistance of steel is increased by। Korean resistance of steel, स्टील की बच्चों जो Korean resistance होती है अगर हमने उसको इंक्रीज करना है तो उसमें हमने क्या चीज ऐड करनी है। ऑप्शन ए क्रोमियम एंड निकल, ऑप्शन बी निकल एंड मोलिब्डेनम और ऑप्शन सी एल्यूमिनियम एंड जिंक और ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो कोरियन रेजिस्टेंस ऑफ स्टील, स्टील की कोरियन रेजिस्टेंस यानी कि स्टील को कोरियन से अगर हमने बचाना है तो उसको हमें कोरियनली रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो उसी कोरियनली रेजिस्ट करने के लिए यानी कि कोरियन रेजिस्टेंस ऑफ स्टील को लिए
उसको बढ़ाने के लिए, क्रोमियम रेजिस्टेंस ऑफ स्टील को इंक्रीज करने के लिए, क्रोमियम रेजिस्टेंस ऑफ स्टील को इंक्रीज करने के लिए हमें इनमें से क्या ऐड करना पड़ेगा। सो द क्रोमियम रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग ऑप्शन ए क्रोमियम एंड निकल, ऑप्शन बी निकल एंड मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम एंड जिंक। सो अगर हमने स्टील को क्रोमियमली रेजिस्ट करना है तो उस क्रोमियमली रेजिस्टेंस और स्टील अगर हमने इंक्रीज करनी है, स्टील की क्रोमियम रेजिस्टेंस अगर हमने इंक्रीज करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्रोमियम और निकल को स्टील में ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। और बच्चों जो क्रोमियम रेजिस्टेंस होती है वो मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस को क्रोमियम को रेजिस्ट करने की सलाहियत होती है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह की जा सकती है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट रिएक्शन विद एडवर्स एलिमेंट दैट कैन corrode मटेरियल। फिर सुन लें क्रोमियम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। क्रोमियम रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस अगेंस्ट रिएक्शन विद एडवर्स एलिमेंट दैट कैन corrode मटेरियल। दूसरे लफ्जों में क्रोमियम से बचाने की सलाहियत को हम क्रोमियम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। क्रोमियम से बचने की सलाहियत को क्रोमियम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्रोमियम रेजिस्टेंस स्टील को अगर हमने इंक्रीज करना है तो हमें क्या उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्रोमियम और निकल को ऐड करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मज़ीद मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।